नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीएस स्टडी सेंटर बाय भूपेंद्र सर। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम के पार्ट 1 को आपके सामने रखा। आज हम नेशनल इनकम के पार्ट 2 को आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसमें हम लगभग 30 प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण संग्रह आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो आप इसको ध्यान से हल करिए। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सी दोहरी गणना का उदाहरण है। दोहरी गणना की बात होती है, इसे डुअल अकाउंटिंग भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का उत्पादन हो रहा है और उस उत्पादन में जो साधन का इस्तेमाल करते हैं, और अगर उसकी गणना हम 2 बार कहते हैं, अंतिम से लेकर के मध्यवर्ती से लेकर शुरुआत तक, तो उसे हम दोहरी गणना करते हैं। इसमें जो प्रश्न है, 4 ऑप्शन दिए हैं। चारों ऑप्शन में जो सही आंसर हमारा होगा बी आंसर होगा, यानी एक सीमेंट उद्योग द्वारा विद्युत का उपभोग, यह राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति कब हुई थी, यानी नेशनल इनकम कमेटी जो बनी थी उसकी नियुक्ति कब हुई थी। इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दें कि राष्ट्रीय आय समिति की जो नियुक्ति हुई थी उसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस जी इसके अध्यक्ष थे, और इसके 2 और सदस्य थे, प्रोफेसर गार्डिन महोदय और प्रोफेसर BKRB राव महोदय। और यह जो है राष्ट्रीय आय समिति 1949 में बनाई गई थी। तो इस तरह से प्रश्न हमारा होगा ए आंसर सही होगा, यानी राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति कब हुई थी, 1949 में। उसमें कुल कितने सदस्य थे, वह 3 सदस्य था, और इसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। इसी राष्ट्रीय आय समिति ने एक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया और भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन वैधानिक रूप से किया, और इसी संस्था की सिफारिश पर ही भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए 1951 में CSO का गठन किया गया। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रूप से है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। तो अगला जो हमारा प्रश्न है तीसरा, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, यानी रियल नेशनल इनकम में कब वृद्धि होती है, ये ऑप्शन पूछ रहा है। तो इसमें जो सही आंसर हमारा हो रहा है वो डी आंसर होगा, यानी जब अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ेगा तभी हमारी वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सही आंसर इसमें डी होगा। चौथा जो प्रश्न कह रहा है, किसी दिए वर्ष में उत्पादक संसाधनों के मालिकों द्वारा जो कुल अर्जित की जाती है उसे मापा जाता है। यानी जो उत्पादक संसाधन है, जो प्रोड्यूस करते हैं, उसको सब एक साथ अगर हम एक साथ एग्रीगेट कर दें तो वो किसके द्वारा हम उसका आकलन करेंगे। इसमें सही आंसर होगा राष्ट्रीय आय द्वारा, यानी नेशनल इनकम द्वारा ही हम इसका आकलन करेंगे। तो हमारा सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बाजार कीमतों पर गणना करने के लिए निम्न से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। यानी बाजार कीमतों पर किसे सम्मिलित नहीं किया जाए, यानी मार्केट प्राइस पर किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो जैसा कि मैंने फार्मूला बताया था, अगर GDP की बात कर रहा है या GNP की बात कर रहा है, अगर GNP एट मार्केट प्राइस की बात करेगा तो इसमें हम क्या करेंगे, GDP एट फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ेंगे और सब्सिडी को घटा देंगे। यानी अगर मार्केट प्राइस्ड है तो उसमें से हम सब्सिडी को हम निकाल देते हैं। तो इस तरह से सही आंसर हमारा ए होगा, यानी राज्य सहायता। यानी राज्य सहायता को हम बाजार कीमत में शामिल नहीं करते हैं, अप्रत्यक्ष करों को शामिल करते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय होती है, यानी मार्केट प्राइस पर हमारा जो मार्केट प्राइस पर नेशनल इनकम है वो क्या होता है, जो छठवां प्रश्न है। तो सभी साधनों के भुगतान में अप्रत्यक्ष करों की धनराशि को जोड़कर, यानी जो पिछला प्रश्न था उसी का एक बदला हुआ रूप है, यानी ए आंसर होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर बाजार मूल्य पूछेगा तो उसमें अप्रत्यक्ष कर जुड़ा रहेगा और उपादान यानी सब्सिडी को निकाल देंगे। अगर साधन मूल्य पूछ रहा है तो उसमें अप्रत्यक्ष कर को निकाल देंगे और उपादान मूल्य को जोड़ देंगे, यानी सब्सिडी को जोड़ देंगे। अगला जो प्रश्न कह रहा है 7 नंबर, निम्न में से किस वर्ष भारत में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर सर्वाधिक रही है।
ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो ग्रोथ से संबंधित सवाल है 7वां, इसमें सही आंसर होगा हमारा 1988-89। ये राजीव गांधी जी का कार्यकाल था। इसमें लगभग 10% से अधिक, लगभग 10.2% के आसपास राष्ट्रीय आय में विकास दर को देखने को मिला। इसका कारण था उस वर्ष भारत में जो है कृषि का विकास दर भी ऊंचा था और अनुकूल माहौल होने के कारण भारत में वृद्धि दर सर्वाधिक देखने को मिली। ठीक है, तो सही आंसर हमारा बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संस्था भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाती है? तो काफ़ी सरल प्रश्न है, ऐसे प्रश्न हम कर चुके हैं, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो वो हमारी संस्था कौन होगी? CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हमारे यहाँ राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध समीकरण कौन सा है? तो GNP बराबर C+I+G -X-M। मैंने बार बार बताया है कि GNP में देश के जो समस्त आय है उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को भी जोड़ देते हैं, यानी X-M इसमें जुड़ेगा। तो इसमें सही आंसर हमारा क्या होगा? इसमें हमारा सही आंसर होगा C+I+G+X-M। आंसर कौन होगा? हमारा डी आंसर बिल्कुल सही है। यानी GNP में विदेशों से प्राप्त आय यानी X-M को जोड़ते हैं और GDP में इसे निकाल देते हैं, ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न जो दे रहा है, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे शामिल नहीं किया जाता है? यानी नेशनल इनकम में हम किसे शामिल नहीं करते हैं। तो सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो जो शेयरों को लेन देन से प्राप्त आय है उसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। बाकी जो अन्य चीज़ें हैं जैसे किराए पर लिए गए रेफ्रिजरेटर, ये शामिल होगा क्योंकि किराए की बात आ रही है, मौद्रिक मॉनेटरी वैल्यू की बात आ रही है, गृह कार्य जिसके लिए भुगतान किया गया वो भी है, मकान से किराया, ये सब हमारे राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। लेकिन जो शेयर मार्केट से प्राप्त आय उसके शामिल नहीं करते हैं क्योंकि इसमें कुछ नई पूंजी पर संपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। तो सही आंसर हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की सकल घरेलू बचत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? अगर इसमें घरेलू क्षेत्र होता तो ऑप्शन बिल्कुल सरल हो जाता, लेकिन यहाँ पर घरेलू क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया है। तो पहला दे रहा है इसमें सार्वजनिक क्षेत्र, निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र, घरेलू भौतिक परिसंपत्तियाँ या घरेलू वित्तीय परिसंपत्तियाँ। तो इसमें सही आंसर हमारा होगा घरेलू भौतिक परिसंपत्तियाँ, वित्तीय परिसंपत्तियाँ नहीं, भौतिक परिसंपत्तियाँ यहाँ पर सबसे अधिक बचत देखने को मिलती है। तो सी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी गणना से क्या अभिप्राय है? दोहरी गणना का मतलब है हमारे देश की आय में गणना करते वक्त हम उसको अन्य चरणों में भी कई बार गिन लेते हैं, दोहरी गणना उसी को हम कहते हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा उसी वस्तु की गणना में द्विरावृत्ति यानी दो बार उसकी गणना हो जाए। दो बार की गणना को नहीं करेंगे, दो व्यक्तियों द्वारा गणना, उपरोक्त में से को नहीं। तो सही आंसर इसमें हमारा ए होगा। इसको ध्यान से देखेंगे, पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगला है, भारत वर्ष की राष्ट्रीय आय का अनुमान निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये एक दिवसीय परीक्षाओं में और पीसीएस जैसी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम जानकारी आपको देना चाहते हैं। तो भारतवर्ष में राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने शुरू किया था। उन्होंने 1866 और 67 वाले ईयर में प्रति व्यक्ति आय का आकलन लगभग 18 से 20 रुपये इन्होंने तय की थी। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था वेल्थ ड्रेन थियरी, जिसमें इन्होंने धन निकास के सिद्धांत को एक बुराई बताई थी और अंग्रेजों के शोषण की बात इन्होंने की थी। और इनकी पुस्तक महत्वपूर्ण पुस्तक थी थियरी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी पुस्तक में एक सिद्धांत दिया था वेल्थ ड्रेन थियरी, और उस थियरी में इन्होंने 1866, 66 और 67 ईयर के लिए राष्ट्रीय आय का आकलन का पहला अवैज्ञानिक प्रयास शुरू किया था। वैज्ञानिक इनको नहीं मानते हैं। तो सही आंसर हमारा बी आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न दे रहा है कि राष्ट्रीय लेखे से संबंधित हरित लेखा का अर्थ है यानी ग्रीन अकाउंटिंग क्या है? तो ग्रीन अकाउंटिंग साधारण सा प्रश्न है। ये पर्यावरण की अधिक परवाह
यानी राष्ट्रीय आय की गणना में हम पर्यावरण को भी जो है शामिल कर लेते हैं, पर्यावरण की प्रवाह को हम तरजीह देते हैं, तो ये हमारा ग्रीन अकाउंटिंग से संबंधित है। यूएनओ और यूएनडीपी द्वारा हमारे देश के राष्ट्रीय आय में अगर आकलन में एक सुझाव दिया गया है कि यदि उस देश में उत्पादन के दौरान जो पर्यावरणीय ह्रास है उसको हम निकाल दें तो हमारा ग्रीन जीएनपी या ग्रीन जीडीपी प्राप्त हो जाएगा। हाल के वर्षों में भारत ने 54 जिलों में जो है इस तरह का शुरुआत किया गया है और इसका आकलन किया जा रहा है कि जैविक विविधता और पर्यावरणीय ह्रास विकास के कारण कितने हुए हैं। एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट है, तो इसमें सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक योगदान करता है? तो भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र यानी सेवा टर्शियरी सेक्टर का जो है सबसे अधिक योगदान है, लगभग 65%। तो इस तरह से हमारा आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेके मेहता के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर राष्ट्रीय आय अधिकतम होती है। तो प्रोफेसर जेके मेहता ये भारत के दार्शनिक अर्थशास्त्री हैं और इनका महत्वपूर्ण सिद्धांत था आवश्यकता विहीनता सिद्धांत, और ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्रयागराज विश्वविद्यालय से संबंधित एक प्राचीन अर्थशास्त्री थे जो दार्शनिक आधारों पर अपने विचारों को दिया था, और इनका सिद्धांत था आवश्यकता विहीनता सिद्धांत, वांटलेसनेस थियरी। इसमें इन्होंने अपने राष्ट्रीय आय से संबंधित विचार दिए थे। तो इन्होंने जो है सी आंसर, इन्होंने बात बताई थी कि उत्पत्ति के समस्त उपलब्ध संसाधनों का जब दक्षतापूर्वक प्रयोग किया जाए तब उससे राष्ट्रीय आय अधिकतम होती है। तो सी आंसर बिल्कुल इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएनपी को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, यानी जीएनपी बराबर क्या होगा? तो जीएनपी बराबर यहाँ पर होगा एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट प्लस डेप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास को इसमें हम शामिल करेंगे तो जीएनपी मिल जाएगा। अगर एनएनपी प्राप्त करना है तो जीएनपी में से एनएनपी को निकाल देंगे, तो डी आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी आय विचार दिया था। तो जो परमानेंट इनकम थ्योरी है वो मिल्टन फ्रीडमैन थ्योरी है और ये मौद्रिकवाद से संबंधित सिद्धांत है। इन्होंने आय और उपभोग की परिकल्पना को दिया था, तो इसमें बी आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा, बी आंसर होगा मिल्टन फ्रीडमैन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जब, यानी रियल नेशनल इनकम में कब वृद्धि होती है? एक तरह से प्रश्न रिवीजन हो गया है। अर्थव्यवस्था में जब कुल उत्पादन बढ़ता है यानी टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। प्रोफेसर जेके मेहता के अनुसार ये भी रिवीजन है, इसमें जो है सी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तेजी से। नेक्स्ट है, गिनी गुणांक माप है। तो गिनी गुणांक जो गिनी कोफिशिएंट है ये एक तरह से गिनी महोदय ने दिया था। इसमें जो है गरीबी और असमानता का आकलन का एक फार्मूला, गणितीय फार्मूला दिया गया था और इससे संबंधित है। इसके बारे में ऑप्शन देख लेते हैं, जो मिलता जुलता ऑप्शन है इसमें डी आंसर होगा आय के वितरण में समानता या असमानता का आकलन। इस तरह से गिनी गुणांक हमारा जो है इनकम इनइक्वलिटी, असमानता, इक्वलिटी और इनइक्वलिटी को मापता है। इसके अंतर्गत इन्होंने एक बॉक्स चित्र के अंतर्गत एक रेखा खींची है और इसमें नीचे और ऊपर के बिंदु को दिखाया है। जहाँ पर ज़्यादा गैप होगा इनमें उसमें असमानता कम होगी और जैसे जैसे आय बढ़ेगी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी असमानता में कमी आने लगती है। यानी शुरुआत में असमानता कम होता है और बीच में असमानता बढ़ने लगती है, लेकिन जब देश में विकास हो जाता है तो असमानता धीरे धीरे घटने लगती है। तो गिनी गुणांक एक तरह से ये गणितीय माप से आधारित संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन एनएनपी बराबर होता है। तो एनएनपी के बारे में सवाल पूछ रहा है, नेशनल प्रोडक्ट के बारे में। तो एनएनपी बराबर होगा जीएनपी माइनस डेप्रीशिएशन। तो सी आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा, जीएनपी माइनस डेप्रीशिएशन पूंजी राशि हमारा एनएनपी होगा। अगला दे रहा है कि साइमन कुजनेट्स के अनुसार राष्ट्रीय आय मापने की विधियां हैं। मैंने पहले बताया था साइमन कुजनेट्स नेशनल इनकम अकाउंटिंग से जुड़े हुए सबसे बड़े अर्थशास्त्री माने जाते हैं। इन्होंने राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए 3 विधियों का इस्तेमाल किया था। पहला है इसमें उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड, इसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, और दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि, और तीसरा है इनकम मेथड, आय विधि। तो इन्होंने 3 तरह के तरीके बताए थे राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए।
तो हमारा जो सही आंसर होगा बी आंसर होगा, यानी राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए इन्होंने 3 तरह की विधियां बताई थी, उत्पादन विधि यानी मूल्य बढ़ाव विधि, आय विधि और व्यय विधि। तो इसमें सही आंसर हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय व्यय में शामिल है, राष्ट्रीय व्यय नेशनल एक्सपेंडिचर में क्या शामिल है? तो जो व्यक्ति उपभोग करते हैं या निवेश करते हैं, जो राजकीय व्यय है यानी उपरोक्त सभी, इसमें डी आंसर होगा, इसको हम राष्ट्रीय व्यय कहते हैं, नेशनल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि राष्ट्रीय आय मापने की सर्वोत्तम विधि कौन है? तो इसमें जो सही आंसर हो रहा है उत्पाद विधि और व्यय विधि, यानी प्रोडक्शन मेथड यानी वैल्यू एडेड मेथड प्लस एक्सपेंडिचर मेथड जो है हमारे यहाँ राष्ट्रीय आय के आकलन की एक महत्वपूर्ण यानी सर्वोत्तम विधि मानी जा सकती है। वैसे राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए 3 विधियों का इस्तेमाल भारत में किया जा रहा है, जिसका वर्णन साइमन कुजनेट्स जी ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि एनडीपी को प्राप्त करने के लिए जीडीपी में से किसको घटाया जाए? तो एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो एनडीपी अगर हमें प्राप्त करना है तो जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में से जो डेप्रिसिएशन है, ह्रास है, घिसावट है, लागत है, उसको हम निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ए, मूल्य ह्रास को हम जीडीपी में से निकाल देंगे तो हमें एनडीपी प्राप्त हो जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन जो है, मध्यवर्ती वस्तुएं जीडीपी में शामिल नहीं की जाती हैं, यानी जो इंटरमीडिएट गुड होती हैं उसको हम जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे दोहरेपन की समस्या यानी दोहरी गणना की समस्या आ जाती है। एक उदाहरण से समझेंगे, जैसे एक स्टील ले लीजिए, कच्चा माल स्टील है और स्टील से हम जो है बाल्टी बनाते हैं, तो एक तरह से जो स्टील है यानी सीट है, लोहे की सीट है, वो एक मध्यवर्ती वस्तु हो गई और फाइनल गुड हमारा बाल्टी बनी। तो हम इसमें स्टील के चद्दर को आय में शामिल, उत्पाद में शामिल नहीं करेंगे। जो फाइनल गुड्स तैयार होगा, बाल्टी जो कंज्यूम के लिए इस्तेमाल होगी फाइनली, उसको हम शामिल करेंगे। यानी मध्यवर्ती वस्तुओं को हम राष्ट्रीय आय जीडीपी में इसलिए शामिल नहीं करते हैं क्योंकि उससे दोहरी गणना का आभास होता है। तो उस तरह से डी आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पविकसित देशों में किस क्षेत्र में आय की अधिक उत्पादों की असमानताएं पाई जाती हैं? यानी जो अंडर डेवलप्ड हैं सबसे अधिक वहाँ भेदभाव यानी डिस्पैरिटीज, इनइक्वलिटी किस में है? तो इसमें सेवा क्षेत्र होगा। ये जो टर्शरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, वहाँ पर अधिक जो है असमानताएं, इनइक्वलिटीज देखने को मिलती है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए पूरी इकोनॉमी को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र जिसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र जिसे हम इंडस्ट्री सेक्टर कहते हैं, तृतीय क्षेत्र टर्शियरी जिसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें डी आंसर हमारा सही होगा। अगला है, वास्तविक आय जनसंख्या होगी, यानी वास्तविक आय में से अगर जनसंख्या का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो इसमें हमारा होगा वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, यानी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय हमें मिल जाएगी। तो सी आंसर हमारा राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा दोहरी गणना का उदाहरण है? ये भी देखिए दोहरी गणना से संबंधित है। तो कपड़ा उद्योग द्वारा बिजली का जो उपभोग है वो राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि बिजली एक तरह से मध्यवर्ती वस्तु यहाँ पर हो रही है और उसका इस्तेमाल बिजली कंपनी कपड़ा उद्योग करती है और कपड़ा उद्योग उसको अपने लागत में दिखाती है। अगर इस दोनों की गणना हम अलग अलग कर लेंगे तो दोहरी गणना हो जाएगी। इसलिए बार बार कहा जाता है कि राष्ट्रीय आय के आकलन में हम फाइनल गुड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने लगभग 30 प्रश्नों को आपके सामने रखा। आप लोगों से अनुरोध होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको और भी इस तरह से अच्छे प्रश्न मिलें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।